जामिया मिलिया इस्लामिया टीचर सॉलिडरी स्ट्रगल की जिम्मेदार मनीषा सेठी साहिबा जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने खासतौर से बटलाव इनकाउंटर की लड़ाई को खासा कुव्वत और ताकत से लड़ा, वो यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने हमारी दावत कबूल की है कि वो इस मौके पर इज़हार ख्याल करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और अपनी बात हमारे सामने। मैं बहुत ब्रीफ में 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। पहला तो ये कि चाहे हम लोग सिमी की आइडियोलॉजी से, विचारों से सहमत हों, चाहे इत्तेफाक रखते हो चाहे ना रखते हो, लेकिन अभी के वक्त में ये सब इंसाफ पसंद आवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो आज सिमी के पर जो बैन लगा हुआ है उसके खिलाफ खड़े हों, हम लोग सब लोग गोलबंद हों और एक बुलंद आवाज उठाएं ताकि ये बैन को उठाया जा सके। हम लोग लास्ट सोचते रहे कि टेक्निकल मामला है, लीगल मामला है, कोर्ट में शायद सुलझ जाएगा, लेकिन ये खालिस सियासी मामला है। अगर आप कंपेयर करें सिमी पर जो बैन लगाया गया 2001 में, और लगातार उसके पास कई ट्राइब्यूनल्स हुए और ट्राइब्यूनल्स ने सिमी के बैन को कंटिन्यू किया, लेकिन गीता मित्तल ने जब अपनी ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट में लिखा कि सरकार सिर्फ इल्जाम लगा रही है, कोई सबूत नहीं दे रही है। आप सोचिए कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने देश में संविधान के 60 साल मनाए हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जब एक जज, हाईकोर्ट की जज बोलती है कि मुझे सबूत दो, एक केस दे दो, मुझे सिर्फ एक केस में एक सबूत दे दो, मैं बैन कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन एक केस तक सरकार के पास एक सबूत, एक एविडेंस, नॉट स्टेट ऑफ एविडेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू द बैन ऑन सिमी। और उसके बाद तुरंत सरकार जो है, जैसा कि अभी रहमानी साहब ने बोला कि 20 घंटे से भी कम में सरकार सुप्रीम कोर्ट में दौड़ के जाती है और बोलती है, और वही सुप्रीम कोर्ट जो कि 8 साल से एक बार भी वो केस सिमी के पिटीशन को नहीं सुन रहा है, वो तुरंत कुछ घंटों में सिमी पे बैन, ट्राइब्यूनल ऑर्डर को रिवर्स करके उस पर स्टे लगा करके सिमी के बैन को चालू रखता है। अब इसको कंपेयर कीजिए कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उसके बाद आरएसएस पे बैन लगाया गया, वो ट्राइब्यूनल जिसको आरएसएस पे बैन को इन्वेस्टिगेट करना था, जज बाहरी थे उसके हेड, जो जिनके आरएसएस सिंपैथीज काफी उनके सामने क्लियर थी, उन्होंने जब वो बैन हटाया तो उसके बाद जब आरएसएस पे बैन हटाया गया तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जैसे कि अब दिखाई गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास दौड़ती हुई नहीं गई, उसने कोई हाथोबा नहीं मचाई जैसे कि अब मचाई जा रही है कि खून की नदियां बह जाएंगी और बम ब्लास्ट हो जाएंगे और देश गड्ढे में चला जाएगा, इस तरह की कोई हाथोबा। जबकि अगर कोई संगठन है जिसके ऊपर वायलेंस, देश में कम्युनलिज्म, देश में वायलेंस, देश में हिंसा फैलाने के सीधे सीधे साफ सबूत है, तो आरएसएस और उसके तमाम जो संघगिरों के बाकी जो तमाम संगठन है उनके ऊपर है। कमीशन दर कमीशन ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं देश में कि दंगों में माइनॉरिटीज के खिलाफ, औरतों के खिलाफ अगर किसी कुछ एक संगठन है जिसका बड़ा हाथ रहा है तो वो आरएसएस का हाथ रहा है। बावजूद इसके सेंटर ने कोई दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाई कि आरएसएस बैन जो है वो कंटिन्यू हो सके। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से सिमी के बैन के खिलाफ, सिमी के बैन जब उठाया गया उसके खिलाफ किस तरह से सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दौड़ करके गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैन लगाया गया था एनडीए सरकार के वक्त और कंटिन्यू किया गया दूसरी सरकार, जब यूपीए की सरकार आई, जो सेक्युलरिज्म का दम भरते थकती नहीं है, जो बार बार लोगों को याद दिलाती है कि हम मुसलमानों के हित में हैं और हम लोग सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो भाजपा के जो सेक्युलर चेहरा है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए कि किस तरह से यूपीए नाकाम रही है टेररिज्म से लड़ने में, और उसके चंद घंटों में ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूपीए की सरकार वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चली जाती है। तो ये जो होड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं टेररिज्म से, और टेररिज्म से लड़ने का एक ही पैमाना है कि कितने मुसलमान नौजवानों को आप जेल में बंद कर सकते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगा सकते हैं। तो इसमें दोनों में जो होड़ मची हुई है, ये तो बहुत साफ है कि ये जो पूरा मसला है वो सियासी है। इसीलिए जो आज ये कन्वेंशन बुलाया गया है, मैं ऑर्गेनाइजर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कन्वेंशन को या कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल करें आगे का एक सियासी, हम लोग को सियासी गोलबंदी करने की जरूरत है, और इस कन्वेंशन को इस्तेमाल किया जाए आगे के प्रोग्राम को चार्ट आउट करने के लिए। फरवरी में फिर से हियरिंग है, लेकिन उससे पहले अगर हम आज
होनी चाहिए और एक मजबूत एक आवाज गूंजे जो कि बोले कि सिमी पर बैन इस देश की इंसाफ पसंद आवाम को नामंजूर है। यहाँ से इस बात का आह्वान किया जाए और मेरे ख्याल से आगे कई प्रोग्राम्स लेने की जरूरत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। अब मैं मरकजी जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अरशद फारूकी साहब को अर्ज करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी बात हमारे सामने रखें। मौलाना अरशद फारूकी साहब। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर गिरामी हज़रात, बहनें, जब मुझे परसों वालगन मोबाइल के जरिए SMS मिला मोहतरम डॉक्टर जफर साहब और मोहतरम इलियास साहब का कि इस मौजू पे एक सेमिनार है, तो सच मानिए मैं हैरत में रह गया कि कैसे, क्यों ये सेमिनार क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम अपना एहतसास तो करें। जब पाबंदी इस अजीम तंजीम पर लगाई गई थी तो उस वक्त कितने लोग थे जिन्होंने बयान दिए थे फौरी तौर पर हुकूमत के खिलाफ। उस वक्त मैं मुंबई में था, हसास तरीन शहर में था। मैंने बयान ही नहीं दिया बल्कि जुमे में खिताब किया और मुफ्सदीन का गिरोह और सालिहीन का गिरोह करके हमने साफ कहा। फिर हम एहतसाब करते हैं। उस वक्त के बाद इस वक्त तक जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं जिनके जिम्मेदारान कुछ बैठे हुए हैं और कुछ तक की आवाज पहुंच रही है, वो सब बाइस एहतराम है। हम उनका इकराम करते हैं, उनकी क़यादत पे एतमाद भी करते हैं, लेकिन हम अपनों ही से शिकवा भी करते हैं कि कितने मुस्लिम तंजीमें के ऑर्गेनाइजर, खासतौर पर जो उनके अखबार तर्जुमान हैं, उन अखबार में कितनी मरतबा आर्टिकल आए कि इस पाबंदी को उठाया जाए। आजाद मीडिया तो छोड़िए, जो मखसूस है, खुद हमारे जो अखबार हैं जिन पे हमारा होल्ड है, कितने आर्टिकल लिखे गए उन अखबार में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में। मेरे इल्म के मुताबिक तमीज़ तरीन कोई मजमून मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो क्या हम गायब थे या वजह क्या है? बहुत अच्छी बात है कि अब जो है हमारे अंदर हक पसंदी और हक को बुलंद करने का जज्बा